विज्ञान को ना हमेशा से बस एक रटने वाला सब्जेक्ट माना जाता है। मतलब फॉर्मूले याद करो और एग्जाम दे दो। हाँ, ये तो है। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम साइंस को रटेंगे नहीं, बल्कि फील करेंगे। जो हमारे आसपास के रहस्य है ना, उन्हें सुलझाएंगे। अच्छा, तो चलिए आज का ये खास सेशन शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्पीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निरंजन सर। आज के इस सेशन में हम एसएससी रेलवे में बार बार छपने वाले सवाल 11 केमिस्ट्री सीक्रेट्स जो आपको पता होने चाहिए को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। और आज का हमारा मिशन भी यही है। हम उन 11 रासायनिक रहस्यों को डिकोड करेंगे जो ना सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो हम अपने पहले रहस्य से शुरुआत करते हैं, जो थोड़ा डरावना भी है। आपने अक्सर सर्दियों में खूनी अंगीठी की खबरें सुनी होंगी। अच्छा, वो बंद कमरे वाली घटना। हाँ, लोग गर्माहट के लिए बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह वो कभी नहीं उठते। मतलब बिना किसी शोर या संघर्ष के उनकी नींद में ही जान चली जाती है। ये तो बहुत ही खौफनाक है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या आग से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है? हाँ, कुछ ऐसा ही। जब कमरे में वेंटिलेशन नहीं होता ना, तो ताज़ी हवा अंदर नहीं आ पाती। इससे कोयले का इनकम्प्लीट कंबशन यानी अधूरा दहन शुरू हो जाता है। अच्छा। और इसी अधूरे दहन से एक बहुत ही खतरनाक, रंगहीन और गंधहीन गैस पैदा होती है, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाम तो बहुत सुना है। लेकिन ये शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या करती है कि इंसान को उठने तक का मौका नहीं मिलता? ये सीधा हमारे खून पर असर करती है। मतलब क्या ये गैस हमारे खून में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है? जैसे सोचिए कि हीमोग्लोबिन एक टैक्सी है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में घुमाती है। बिल्कुल सही। तो क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा धोखेबाज दोस्त है जो ऑक्सीजन को धक्के मार के बाहर निकाल देता है और खुद उस टैक्सी में बैठ जाता है? एकदम सटीक एनालॉजी है ये। और सबसे डरावनी बात तो ये है ना कि उस टैक्सी के ड्राइवर को, यानी हमारे हीमोग्लोबिन को, वो धोखेबाज दोस्त बहुत पसंद आता है। अरे बाप रे, हीमोग्लोबिन को वो गैस पसंद है? हाँ, वैज्ञानिक रूप से देखें तो हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन के मुकाबले लगभग 250 गुना ज्यादा होता है। 250 गुना? हाँ, मतलब अगर कमरे में थोड़ी सी भी कार्बन मोनोऑक्साइड है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरी तरह इग्नोर कर देगा। बिल्कुल। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बहुत ही जहरीला यौगिक बनाते हैं, जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? हाँ, और यहाँ एक एग्जाम टिप भी दे दूं। परीक्षाओं में ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन शब्द सीधे पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। ये यौगिक ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह रोक देता है, जिससे गहरी नींद में ही साइलेंट मौत हो जाती है। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब अंदर का ये अदृश्य खतरा जानलेवा है। लेकिन अगर हम बाहर के खतरे की बात करें जो पत्थरों तक को बीमार कर रहा है। आप ताजमहल वाले मार्बल कैंसर की बात कर रही हैं ना? हाँ, बिल्कुल। मैंने पढ़ा है कि सफेद संगमरमर वाला ताजमहल धीरे धीरे पीला पड़ रहा है। मतलब क्या सच में निर्जीव इमारतों को भी कैंसर होता है? विज्ञान की भाषा में इसे मार्बल कैंसर ही कहा जाता है। होता क्या है कि फैक्ट्रियों के धुएं से भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, और जब ये गैस हवा में ऊपर जाकर बारिश के पानी के साथ मिलती है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ये मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जिसे हम अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। तो जब ये तेजाब ताजमहल पर गिरता है तो वो पिघलता क्यों नहीं है, सिर्फ पीला क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये प्रतिक्रिया बहुत धीमी होती है। ताजमहल चूना पत्थर का बना है, यानी कैल्शियम कार्बोरेट। जब सल्फ्यूरिक अम्ल इस पर गिरता है तो वो इसके साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बना लेता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। ओहो, तो क्या ये कैल्शियम सल्फेट ही उस पीलेपन का कारण है? बिल्कुल। और ये भी एक जरूरी एग्जाम टिप है दोस्तों। पीलेपन का मुख्य रासायनिक कारण इसी कैल्शियम सल्फेट का निर्माण है। समझ गई। एसिड और पत्थर की ये धीमी प्रतिक्रिया तो हमने देख ली। अब एक ऐसे तत्व की बात करते हैं जिसकी प्रतिक्रिया इतनी तेज है कि तुरंत आग लग जाती है। आप पक्का सोडियम की बात कर रही हैं? हाँ, मैंने अपनी स्लाइड में देखा है पानी से डरने वाली धातु। सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में ही क्यों छिपा कर रखा जाता है? क्या सोडियम सच में हवा से डरता है या ये सिर्फ एक किताबी बात है? ये बिल्कुल सच है। सोडियम एक अत्यंत प्रतिक्रियाशील मतलब हाईली रिएक्टिव धातु है।
जैसे ही ये खुली हवा या नमी के संपर्क में आता है ना, इसमें तुरंत भयंकर आग लग जाती है। बाप रे, हवा से ही आग लग जाती है। हाँ, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल में बिल्कुल भी ऑक्सीजन या नमी नहीं होती, तो सोडियम वहां आराम से सुरक्षित रहता है। अच्छा। और एग्जाम के नजरिए से याद रखें, सोडियम को सुरक्षित रखने का माध्यम मिट्टी का तेल ही है। जिस तरह सोडियम तेज प्रतिक्रिया करके आग लगाता है, उसी तरह एक और रसायन है जो हमारे शरीर पर लगते ही बहुत तेज गंध और गर्माहट देता है। आप बाम या आयोडेक्स की बात कर रही हैं? बिल्कुल। जब भी हम दर्द मिटाने के लिए कोई बाम लगाते हैं तो एक बड़ी ही खास और तीखी महक आती है। तो ये महक किसकी होती है? वो महक असल में उस दवा के काम करने का संकेत होती है। उसका मुख्य रसायन होता है मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट। हाँ, ये रसायन त्वचा के जरिए अंदर जाता है और नसों को थोड़ा चौड़ा कर देता है, जिससे खून का प्रवाह बढ़ता है और दर्द से राहत मिलती है। अच्छा, तो वो जो गर्माहट महसूस होती है वो इसी खून के प्रवाह की वजह से होती है। एकदम सही। और एग्जाम टिप ये है कि बाम में उस तीखी गंध का मुख्य कारण मिथाइल सैलिसिलेट होता है। बाम की वो तीखी महक तो असली होती है। लेकिन क्या आपने शादियों और स्टेज शो में वो सफेद धुआं देखा है? हाँ, वो जो पूरे स्टेज पर फैल जाता है। हाँ, वही। अगर वहां कोई आग नहीं लगी है तो इतना सारा धुआं कहाँ से आ रहा है? क्या ये कोई जादू है? जादू बिल्कुल नहीं है, ये प्योर साइंस है। वो असल में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे हम ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं। अच्छा, ड्राई आइस। लेकिन अगर वो बर्फ है तो पिघलकर पानी क्यों नहीं बनती? यही तो इसकी खास बात है। ये बिना पिघले, मतलब बिना तरल बने, सीधे ठोस अवस्था से गैस में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। मतलब सीधे बर्फ से धुआं? हाँ, और एग्जाम के लिए याद रखें, ड्राई आइस का वैज्ञानिक नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। स्टेज पर उस धुएं के बीच डांस करने के बाद या बहुत भारी काम करने के बाद अगले दिन शरीर में जो भयंकर दर्द होता है, उसका भी तो एक रासायनिक कारण है ना? बिल्कुल, इसे हम मसल फटीग या मांसपेशियों की थकान कहते हैं। तो भारी काम के बाद शरीर और मांसपेशियां इतनी बुरी तरह क्यों टूटती हैं? क्योंकि जब हम अत्यधिक मेहनत करते हैं तो मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अब ऊर्जा तो शरीर को चाहिए ही, तो इस स्थिति में ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा बनाते समय मांसपेशियों में एक एसिड जमा होने लगता है, जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। यही उस दर्द और थकान का असली कारण है। रुको, लैक्टिक एसिड। क्या यही लैक्टिक एसिड खट्टे दूध और दही में भी नहीं पाया जाता है? अरे वाह, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही तो विज्ञान की मजेदार बात है। जो एसिड दही में होता है वही कसरत के दौरान हमारी मांसपेशियों में बनता है। कमाल है। मतलब शरीर भी अंदर दही जमा रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और ये एक बहुत जरूरी एग्जाम टिप है। मांसपेशियों में थकान का सीधा संबंध लैक्टिक एसिड के जमाव से है। शरीर को आराम देने के बाद चलिए अब भौतिक गुणों की बात करते हैं। मतलब उन चीजों की जिन्हें हम रोज पीटते हैं या रगड़ते हैं। जैसे कि मंदिर की घंटी। मैंने हमेशा सोचा है कि मंदिरों और स्कूलों की घंटियां हमेशा धातुओं की ही क्यों बनी होती है, लकड़ी या प्लास्टिक की क्यों नहीं? इसका जवाब धातुओं के एक बहुत ही खास गुण में छिपा है। वो कौन सा गुण है? जब कोई कठोर वस्तु किसी धातु से टकराती है ना, तो धातु एक लंबी गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे हम रिंगिंग साउंड कहते हैं। अच्छा। इस भौतिक गुण को विज्ञान की भाषा में सोनोरस कहा जाता है। लकड़ी या प्लास्टिक में ये सोनोरस गुण नहीं होता। तो इसीलिए घंटी बजाने पर वो गूंजती रहती है। बिल्कुल। और एग्जाम टिप के तौर पर इसे नोट कर लें। धातुओं के गूंजने वाले गुण को सोनोरस कहते हैं। ठीक है। अब धातुओं को पीटने से तो आवाज आ गई, लेकिन एक खास सतह को रगड़ने से तो सीधे आग पैदा हो जाती है। आप माचिस की डिब्बी की बात कर रही हैं? हाँ, माचिस की डिब्बी के किनारों पर जो खुरदुरा भूरा लेप लगा होता है, वो आखिर किस चीज का बना होता है? क्या वो किसी प्रकार का बारूद होता है जो तीली के रगड़ती फट जाता है? नहीं, वो कोई सामान्य पेंट या बारूद नहीं है। वो असल में लाल फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस? हाँ, और जब माचिस की तीली को इस पर रगड़ा जाता है तो घर्षण मतलब फ्रिक्शन के कारण बहुत गर्मी पैदा होती है, और ये लाल फास्फोरस तुरंत आग पकड़ लेता है। ओहो, मतलब बिना रगड़े वो सुरक्षित है, लेकिन घर्षण से उसमें आग लग जाती है। एकदम सही।
और एग्जाम टिप ये है कि माचिस के डिब्बे की रगड़ने वाली सतह पर लाल फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। माचिस से तो हमने आग और रोशनी पैदा कर ली, लेकिन बल्ब के अंदर की रोशनी को बचाए रखने के लिए हमें ऑक्सीजन को दूर रखना पड़ता है ना? बिल्कुल। बल्ब के अंदर का जो तार होता है, जिसे फिलामेंट कहते हैं, वो टंगस्टन का बना होता है। अच्छा, तो बिजली के बल्ब में वो जो गैस भरते हैं, आर्गन गैस, वो क्यों भरते हैं? क्या पूरी हवा निकालकर उसे खाली नहीं छोड़ सकते? अगर बल्ब में साधारण हवा यानी ऑक्सीजन होगी ना, तो इतने उच्च तापमान पर फिलामेंट का ऑक्सीकरण हो जाएगा, मतलब वो जलकर तुरंत टूट जाएगा। तो क्या आर्गन गैस वहां एक गार्ड का काम करती है? बिल्कुल। आर्गन या नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैसें, जिन्हें इनर्ट गैस कहते हैं, वो फिलामेंट की रक्षा करती हैं, क्योंकि ये बहुत उच्च तापमान पर भी किसी से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। तो वो टंगस्टन को जलने से बचा लेती हैं। हाँ, और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बल्ब के फिलामेंट को बचाने के लिए निष्क्रिय गैस आर्गन का प्रयोग होता है। जैसे गैस बल्ब के फिलामेंट को टूटने से बचाती है, वैसे ही एक गैस इंसानों को दर्द से टूटने से बचाती है। और मजे की बात तो ये है कि वो साथ में हंसाती भी है। लाफिंग गैस की बात हो रही है अब। हाँ, ये लाफिंग गैस आखिर है क्या, और अस्पताल में इसका क्या काम है? इसका असली रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, इसे सूंघने पर हमारी मांसपेशियों को आराम मिलता है और दिमाग में एक हल्की खुशी का एहसास होता है, जिसे हम यूफोरिया कहते हैं। तो इसीलिए लोग इसे सूंघकर मुस्कुराने लगते हैं। बिल्कुल, और वास्तविक जीवन में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। चिकित्सा में खासकर डेंटिस्ट के द्वारा इसका उपयोग दर्द कम करने वाले एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। अच्छा, ताकि सर्जरी के दौरान मरीज को दर्द ना हो और वो रिलैक्स रहे। एकदम सही। और एग्जाम टिप है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड है, और ये एनेस्थेटिक का काम करती है। दर्द से तो राहत मिल गई। अब आखिर में हमारे भोजन को खराब होने से बचाने वाले उस अनदेखे रक्षक की बात करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन की बात। हाँ, मेरा ये डाउट हमेशा से रहा है कि हम घर में ताजे फलों का जूस बनाते हैं तो वो शाम तक ही खराब हो जाता है, लेकिन बाजार से जो पैकेट वाले जूस, जैम और सॉस हम लाते हैं, वो महीनों तक खराब क्यों नहीं होते? इसका कारण है नमी और हवा। इनकी वजह से भोजन में बैक्टीरिया और फफूंद यानी फंगस पनपने लगते हैं। तो घर के जूस में फंगस लग जाता है। बिल्कुल, लेकिन पैकेट बंद खाने को इन सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उसमें एक खास केमिकल मिलाया जाता है, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। हाँ, ये रसायन फंगस और बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देता, जिससे खाने की शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। ओहो, तो ये वो केमिकल हीरो है जो हमारे जूस को महीनों तक सुरक्षित रखता है। बिल्कुल। और आखिरी एग्जाम टिप है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। तो आज हमने सच में इन 11 रहस्यों को डिकोड कर लिया है। हाँ, और अब समय है हमारे अल्टीमेट चीट शीट का, मतलब एक छोटे से टेस्ट का। अरे बाप रे, चलिए मैं तैयार हूँ। तो ये रहा 3 MCQs के रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, बंद कमरे में कोयला जलाने पर कौन सी गैस साइलेंट मौत का कारण बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल सही, क्योंकि ये खून में ऑक्सीजन की जगह लेकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। जी। अब दूसरा सवाल, भारी शारीरिक काम के बाद मांसपेशियों में थकान किस एसिड के जमा होने से होती है? जो दही में भी होता है, लैक्टिक एसिड। एकदम सही, ऑक्सीजन की कमी के कारण ये एसिड बनता है जो दर्द पैदा करता है। मजा आ रहा है, पूछिए आखिरी सवाल। पैकेट वाले जूस को महीनों तक फंगस से बचाने के लिए उसमें कौन सा केमिकल हीरो मिलाया जाता है? अभी तो बताया आपने, सोडियम बेंजोएट। शानदार जवाब। ये खाने को प्रिजर्व रखने का सबसे प्रमुख रसायन है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारे चारों ओर रसायन विज्ञान कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल, छोटी से छोटी चीज में विज्ञान छिपा है। लेकिन जाते जाते जरा सोचिए, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण बढ़ रहा है, क्या ये संभव नहीं कि हमारे वातावरण में कुछ ऐसे नए और अनजान रासायनिक बदलाव हो रहे हों जिन्हें अभी तक हमने खोजा ही नहीं है? ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? अपने आसपास की चीजों को गौर से देखिए, ना जाने कितने और रहस्य आपके सामने छुपे हों। सही कहा। और दोस्तों, विज्ञान को सिर्फ रटने के बजाय उसे महसूस करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्पीडी क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।